हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानव केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बहुत फिजिक्स से ओवरलैपिंग भी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए, सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और आपने देखा भी होगा, बचपन से आप देखते भी आए हैं। मैग्नेट को आप आयरन के पास लाते हैं तो आयरन प्यार मोहब्बत करने लग जाता है, अट्रैक्शन करने लग जाता है। तो बात यह है कि चलो आयरन में तो अट्रैक्शन हो गई, लेकिन प्लास्टिक में नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कुछ मैग्नेट से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ वीकली रिपेल्ड भी हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा बीच बीच के होते हैं। तो आखिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी सॉलिड में आई कैसे? तो सबसे पहले तो हमें उसका ओरिजिन देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड द सॉलिड। अब देखिए, कोई भी सॉलिड हो दुनिया का, वो बना किससे है? ऑब्वियस है कि वो एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से मिलकर बना है। अल्टीमेटली एटम और आयन है। तो कोई भी सॉलिड होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो एटम से मिलकर बना है। और एटम के अंदर क्या है? एटम के अंदर क्या है आप सभी जानते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में। लेकिन लाइक अर्थ सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो अर्थ अपनी एक्सिस पर भी, जैसे बचपन में लट्टू घुमा करता था ना, तो बिल्कुल एक्सिस पर भी अर्थ अपनी रोटेट करती है, जिसे स्पिन कहा जाता है। और वो जो स्पिन है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है ना, कि अगर स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप इस तरह से थंब को यूज कीजिए, तो जो ऊपर वाला आपका पोर्शन बनेगा वो साउथ पोल और ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल। यानी मैं इसको मैग्नेट मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं उसका कारण अभी आपको बताता हूं मैं। देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, वो चाहे स्पिन करे या रोटेट करे, ऑर्बिटल मोशन करे, किसी भी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आपने पढ़ा है ए मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट, और करंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि चलता फिरता इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक, जिस डायरेक्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट। तो करंट तो तभी होगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब एक मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रिक लूप ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक लूप ऑफ करंट। चलिए, यानी कि इसने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही दी है। यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर दी, लेकिन क्या जिस वायर में से करंट फ्लो करता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस होती है। एक चलता फिरता इलेक्ट्रॉन, यानी जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो आप सब जानते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने आप में रिवॉल्व कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। वो अलग बात है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्मॉल होगी या लार्ज होगी, बट ये जरूरी है कि a revolving electron can generate a magnetic field also। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, चाहे वो ऑर्बिटल मोशन करे या वो स्पिन मोशन करे,
उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना लाजमी है। अगर मैं इसको सिंपल प्लस साधारण शब्दों में इसकी व्याख्या करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक चलता फिरता इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक बहुत ही छोटी टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी उसका एक टर्मिनल, वन ऑफ द टर्मिनल बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, तो दूसरा टर्मिनल उसका साउथ पोल बन जाएगा। तो यही मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पर स्पिन मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पे, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लॉकवाइज है तो आप देख सकते हैं जो एरो है ऊपर की तरफ उसको मैंने साउथ पोल लिया है, नीचे नॉर्थ पोल लिया है। इसी तरह से रिवर्स हो गया है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज टाइप में है तो इस तरह से, ठीक है, नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ टाइप में। सो अब सीन ये आ रहा है कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कि चलो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो कितने तरह का मैग्नेटिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैग्नेटिज्म वी डिवाइड the solid into different categories like diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic। यानी मेनली 5 तरह की क्लासिफिकेशन हमें नजर आ रही है: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरो एंड फेरीमैग्नेटिक। अब इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी तो देखने पड़ेंगे। इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और मैंने बताया कि कई तरह का मूवमेंट होता है। एक ऑर्बिटल मोशन होता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है रिवोल्यूशन से, और एक स्पिन मोशन भी होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है, तो उससे भी एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म न्यूक्लियस से भी होता है, क्योंकि न्यूक्लियस, जैसे इसको आप बिल्कुल प्लैनेटरी मोशन से कंपेयर कीजिए कि सन है न्यूक्लियस और बाकी प्लैनेट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। देखिए सन भी अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करता है, लेकिन इतना हैवी है कि वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है लाइज वेरी वेरी क्लोज टुवर्ड्स सन, तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लगता है बस अर्थ ही घूम रही है। इसी तरह न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है, उससे भी एक मैग्नेटिज्म होता है, बट वो बहुत माइन्यूट होता है। तो बेसिकली स्पिन मोशन से एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, ऑर्बिटल से भी होगा, न्यूक्लियस से भी होगा, बट वो बहुत माइन्यूट है। यहां पर हम कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज द स्पिन मोशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वी डिवाइड सब्सटेंस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। नंबर 1 इज डायमैग्नेटिक, number 2 is paramagnetic, ferromagnetic और एंटीफेरो, जो कि फेरो के बिल्कुल अपोजिट होंगे, एंटीफेरोमैग्नेटिक, एंड फाइनल इज फेरीमैग्नेटिक। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते रहेंगे और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक की। तो देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर स्पिन मोशन से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है किसी इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिटल में वो पेयर्ड भी हो सकता है और वो अनपेयर्ड भी हो सकता है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इज 2, और वो भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, अपोजिट स्पिन में है। अब इस अपोजिट स्पिन से क्या सीन बन रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो इस तरह से सीन आ जाएगा नॉर्थ साउथ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ साउथ। अब देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों का जो स्पिन है वो अपोजिट है, तो दोनों से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों से जो अपना अपना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है,
वो तो एग्जैक्टली एक दूसरे को, आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से अपना अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों से जनरेट हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अभी हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, हम जस्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब वो चाहे क्लॉकवाइज हो या वो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, उसका स्पिन किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यहां पर तो जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो तो शून्य है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्योंकि कैंसिलेशन नहीं होगा, यस देयर इज ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए, बहुत काम की बात निकल के आ गई कि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में होगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप में डॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उस मैग्नेट की जो औकात होगी, जो मैग्नेटिज्म होगा, वो बहुत 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 कम यूनिट का होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि भाई उसे वो सम्मान जरूर मिलने जा रहा है, जो सम्मान यहाँ इस जोड़े को नहीं मिल पाया, वहां वो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारा फोकस हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिज्म होने जा रहा है। तो अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, क्योंकि अभी हमारा फोकस क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल पे है, तो मैं डायमैग्नेटिक की बात कर रहा हूं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर कोई भी होगा, तो उस कोई भी मटेरियल को, इट कंसिस्ट ऑफ एटम। तो एटम के अंदर अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, डायमैग्नेटिक में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं लाइक दिस, तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो जीरो आएगा। ऑब्वियस है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं होगा। बट अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो क्या इनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा? देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है दोस्तों कि क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो such type of substance will get magnetized? The magnitude of magnetization is different, कि वो strongly magnetized होगा, weakly magnetized होगा। My question is कि क्या वो starting में magnetized हो भी रहा है partially या थोड़ा strongly, वो different question है। तो उसको जरा देखिए एक बार। होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस क्या करता है? क्या न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? बताइए। ऑब्वियस सी बात है, आपने तो फिजिक्स में पढ़ा है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज कॉल्ड, चलो मैं सेंट्रीपिटल FC लिख देता हूं इसको। एंड एट द सेम टाइम जो वेलोसिटी है which is normal to the centripetal force, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और एक वेलोसिटी है जो उसके पैरेलल है। तो ऑब्वियस है कि दोनों इस तरह से मूव करते जा रहे हैं, है ना, सर्कल में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है और आप इस तरह के सब्सटेंस को जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यहां पर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। जब आप इस तरह की मटेरियल को रखेंगे तो प्रोड्यूस कौन सी होगी? लोरेंज फोर्सेस। अब लोरेंज फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है कि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, किस तरह से है। अब देखिएगा, दो केस में बना लेता हूं
क्लॉकवाइज का भी और एंटी क्लॉकवाइज का भी, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर क्लॉक है या एंटी क्लॉक है। तो अब सीन ये बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करता है तो उस सिचुएशन में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो वेलोसिटी है और जो हमारा लोरेंज फोर्स डेवलप हुई है, वो दोनों ही लोरेंज फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस, लोरेंज फोर्सेस को मैं एल से नोट कर रहा हूं, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करने लग जाता है तो वहां पर जो लोरेंज फोर्स प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही सेम डायरेक्शन में होती है, जिससे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो आप जानते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, है ना, mv²/r। तो वेलोसिटी बढ़ने लगी और वेलोसिटी बढ़ने से उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी बढ़ने लग जाता है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो चलो अनपेड है लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इन व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस, और अगर वो सर्कुलर पाथ में है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसमें जो लोरेंज फोर्स प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से अपोजिट होती है, जिससे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यहां पर वो डिक्रीज हो जाता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होने लग जाता है और कहीं मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होने लग जाता है। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए, एक सॉलिड के अंदर तो इनफाइनाइट एटम्स होंगे। किसी सॉलिड में कितने एटम होंगे भाई? इनफाइनाइट एटम, है ना। तो इनफाइनाइट एटम होंगे तो अगर एक एटम के अंदर मैं मान के भी चलता हूं कि भाई बहुत सारे पेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो बहुत सारे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। ऑब्वियस है 50-50% प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं, आधे इस डायरेक्शन में आधे इस डायरेक्शन में। तो जब आप इस तरह के मटेरियल को, जब आप इस तरह के सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में लगाएंगे तो जो भी पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज घूम रहे थे उनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज थे उनका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट जरूर बचता है, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट जरूर बचता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें आप डायमैग्नेटिक कहते हैं, वो बहुत ही, क्योंकि कुछ का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया, कुछ का कम हो गया इस टाइप से, तो मैग्नेटाइज तो हो गए ये, बट बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब मैं जरा बात कर लेता हूं कि जो अपना डायमैग्नेटिक मटेरियल है, देखिए उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे पैरा डाया फेरो को। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन, वीकली मैग्नेटाइज्ड in opposite direction of applied magnetic field। अपोजिट डायरेक्शन में ये एक थोड़ा सा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देता है, थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस होते हैं वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी इस तरह के सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्योंकि वो रिपेल्ड होते हैं, बहुत वीकली रिपेल्ड होते हैं। तो सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, सपोज करो ये साउथ पोल है, और आपने इस तरह की कोई मैग्नेट रखी है, सस्पेंड कर दी है, तो वो ना तो इससे अट्रैक्ट होगी, वो इससे थोड़ा रिपेल होगी, तो क्या होती है एक तरीके से परपेंडिकुलर आ जाती है इस पे, है ना। इसका ये नॉर्थ होगा, इसका साउथ होगा, तो इस तरह से अगर आप उसको सस्पेंड कर देते हैं तो वो दोनों पर परपेंडिकुलर टाइप में रहती है, नॉर्मल रहती है। इस तरह के मटेरियल में
अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखें तो ये तरीके से अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देंगे। मैग्नेटिक लाइंस को ये बहुत कम पास होने देंगे, बहुत कम कह सकता हूं मैं इस तरह से, है ना, क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है बहुत कम है, तो ये अपने अंदर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो लाइंस पास आउट हो रही है, जिसको फ्लक्स भी कहा जाता है, उसको ये बहुत ही कम या उसको एक तरीके से अपने अंदर से अलाउ नहीं कर रहे हैं। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ये भी पार्शियली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो कुछ का मैग्नेटिक मोमेंट लोरेंट्ज फोर्सेस की वजह से बढ़ जाता है, कुछ का कम हो जाता है, तो किसी का इंक्रीज किसी का डिक्रीज, जिसकी वजह से कुछ रिजल्टेंट आता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो इसलिए ये वीकली रिपेल्ड हो जाते हैं। ये इनकी कहानी है। अब अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यानी कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मैं अभी मैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर लेता हूं, लाइक NaCl है, H2O है, बेंजीन है, टिटेनियम ऑक्साइड है, TiO2 होगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हो जाते हैं, जो कि मैग्नेटाइज्ड होते हैं, बट वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड करते हैं वगैरह वगैरह। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम इसमें कंसीडर करते हैं अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर, क्योंकि ये तो फेरो की ही थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है, तो इजीली हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को। सो देखिए पैरामैग्नेटिक क्या है। सो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ऐसा मैं मान लेता हूं। चलिए 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 चलिए, तो देखिए पैरा मटेरियल क्या है। पैरामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कई बार बहुत कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को, लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सब जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे सब मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। अब इसको जरा समझिएगा। सपोज कीजिए इस तरह की मटेरियल की मैं बात करता हूं, मैं पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं, ये मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है किसी, और मैंने किसी पैरामैग्नेटिक सॉलिड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस तरह से डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ टू साउथ। तो जो भी सॉलिड है उसके अंदर एटम है, जो भी सॉलिड हमने लिया उसके अंदर डेफिनेटली एटम है, और एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, होता क्या है कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में, किसका इसी में, किसका इस डायरेक्शन में, तो रैंडमनेस होती है, रैंडमनेस होती है। तो जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वो शून्य आता है, जीरो आता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नो मैग्नेटाइजेशन, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज in the absence of external magnetic field, because of this कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो जीरो आता है, बिकॉज ऑफ जीरो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, कि जो भी वो छोटे छोटे जो डाइपोल मोमेंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन 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 अब सीन ये बनता है जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखिएगा, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू करेंगे तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कीजिए ये है हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, इस तरह का मैग्नेटिक मटेरियल हमने रख दिया, तो उसके अंदर जो ये छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट हैं, जो मैग्नेट है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में मैग्नेट है, वो मैग्नेट अब क्या करेगा? अपने आप को अलाइन करेगा, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दिस, है ना, इन द सेम डायरेक्शन। सपोज कीजिए ये वो मैग्नेट है जो इस अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
लेकिन क्या होता है ना, जब भी इंसान कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है, कोई ना कोई पीछे से जरूर टांग अड़ाता है, उसको अपोज करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो एक टॉर्क इसके ऊपर लगता है जो इसको पूरी कोशिश करता है कि भाई ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। ये टॉर्क क्या कर रहा है, जब एक कपल बनता है ना तो इसको ऐसे फोर्स लगती है जिससे वो उसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। बट एट द सेम टाइम क्या होता है, यहाँ पर थर्मल एनर्जी होती है जो इसके रोटेशन को अपोज करने का काम कर रही है ना। जो एक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगी उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, वो तो इसको अलाइन करने की कोशिश कर रही है कि भाई ऐसे हो जा। लेकिन जो थर्मल एनर्जी वो कहते हैं नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, कर लो क्या करोगे। तो अब डिपेंड करता है, यानी दो चीजें आ गई। एक तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और दूसरा है एक टेम्परेचर, उसको भी मैं यही ले लेता हूं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी। देखिए ये दोनों फैक्टर हैं, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ज्यादा से ज्यादा करने लग जाएंगे तो वो धीरे धीरे इसको, इसके थर्मल एनर्जी को ओवरकम करके, इसकी थर्मल एनर्जी को ओवरकम करके ये सेम डायरेक्शन में इसको ओरिएंट कर देगा। यानी कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जितनी भी मटेरियल के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो छोटे छोटे मैग्नेट हैं, वो अपने आप को सेम डायरेक्शन में ओरिएंट करना शुरू कर देंगे, सेम डायरेक्शन में। अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर को मान लो उतना ही जितना था। इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए तो जो टाइनी मैग्नेट्स थी वो धीरे 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 सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गई, है ना। जैसे हथौड़ा मार के ठीक कर देते ना, प्लेन कर देते हैं उसको, ऐसा कर दिया। अब अगर हम सपोज कीजिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो थर्मल एनर्जी थी जो इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रही थी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये फिर से इसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ सकता है ना। फिर से ये अलाइनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा तो अब देखिए क्या होगा कि अब जो इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इसमें से एग्जैक्टली बड़े आराम से पास हो रही है। मतलब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये जो मटेरियल है ये इस मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास होने देगा, इसके मैग्नेटिज्म को अपने अंदर से पास होने देगा, ज्यादा से ज्यादा पास होने देगा। लेकिन कब, जब इसका ओरिएंटेशन परफेक्ट होगा, जब ये इसके साथ परफेक्टली अलाइन कर जाएगा तो एकदम जबरदस्त पास आउट होंगे। लेकिन अगर ओरिएंटेशन बिगड़ गया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा रेंडमाइजेशन आ जाएगा। रेंडमाइजेशन से वो परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं बन पाएगा, कुछ का इधर होगा तो कुछ का इधर होगा, वो कैंसिल आउट होकर इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो यानी कितना मैग्नेटिज्म इस सब्सटेंस में प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहे हो, टेम्परेचर का क्या सीन है। टेम्परेचर को कम रखो, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो थर्मल एनर्जी कम रहेगी, थर्मल एनर्जी कम रहेगी तो वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पाएगी। और अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें टेम्परेचर को लो रखना है और हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हाई रखना है। हमें उसकी वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे आप इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर को तो कम रखो या कांस्टेंट रखो, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जितने भी मैग्नेट हैं, ये जितने भी टाइनी मैग्नेट हैं, इसका इधर साउथ होगा तो इधर नॉर्थ होगा, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। इस इन टाइनी मैग्नेट ने अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लिया कि अब वो ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ पोल उठ के यहां आ गया है ना, और ये साउथ यहां चला गया। यानी अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं बहुत इजीली पास हो रही हैं। ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया है। तो जिस सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अब एक एटम में एक अनपेड भी हो सकता है,
किसी में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब किसी सॉलिड में इनफाइनाइट एटम है तो इनफाइनाइट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो बहुत सारे टाइनी मैग्नेट हो गए, बार मैग्नेट हो गई, लेकिन सबका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, रैंडम होता है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो तो जीरो होता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन भी कर सकता है और थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। अब सीन ये बनता है कि टेम्परेचर का क्या रोल है और जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो जो मैग्नेट है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी जो मैग्नेट है वो धीरे 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 सेम डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होती जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इसको अपोज कर देगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वो इसको अपोज कर देगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दोस्तों वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सच टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि possess unpaired electrons, okay, possess unpaired electron, weakly magnetized, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कम होते हैं, फेरो में ज्यादा होते हैं तो फिर उसमें ज्यादा मैग्नेटिज्म आ जाता है। लेकिन पैरा और फेरो में कुछ और डिफरेंस भी है, उसको भी अभी देख लेंगे हम। तो वीकली मैग्नेटाइज्ड, ओके, वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर इस तरह के सब्सटेंस को आप करोगे तो एकदम से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी अगर सपोज करो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अगर आपने कोई लगा दिया तो फटाक से खींच लेगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, है ना, तो सेम डायरेक्शन में कर देगा उसको। जैसे उसमें रिपेल कर रहा था तो परपेंडिकुलर हो गया था, तो यहाँ पर उसको सेम डायरेक्शन में कर देगा, पैरेलल कर देगा बिल्कुल। और क्योंकि इसमें जो अगर इस तरह के मटेरियल को आप रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर से जो लाइंस हैं वो बहुत पास आउट हो जाती हैं। अगर ये इस तरह का सब्सटेंस है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको वो अलाउ करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से जाने के लिए, ठीक ठाक मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट भी बता दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का भी आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, जो कि इससे आगे का एक पार्ट है, बहुत बढ़िया है और आपको समझ में आएगा, अभी मजा भी बहुत आएगा कि पैरा और फेरो में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखते रहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, होप आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो सो लेट अस नाउ डिस्कस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए हट जाओ मुन्ना। चलिए अब देखिएगा जरा, फेरो की बात करते हैं। देखिए फेरोमैग्नेटिक जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनकी परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है, परमानेंट, ठीक है। तो फेरो देखो Fe यानी आयरन, Fe, तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये काफी हद तक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए दिस इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, जिसमें इनफाइनाइट एटम्स हैं, हर एटम में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, हर इलेक्ट्रॉन अपने आप में मैग्नेट है। लेकिन क्या है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, रैंडमनेस रहती है। तो हम अब क्या करते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें कुछ पोर्शन बना रहे हैं, कुछ रीजन बना रहे हैं, अलग अलग हमने रीजन बना डाले। ये वो पोर्शन है, ये क्रिस्टल का वो वॉल्यूम है, ध्यान से सुनिए, क्रिस्टल का ये वो वॉल्यूम है जो उन तमाम एटम्स को इंक्लूड कर रहा है जिनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। इन यानी इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक जैसा है, एक डायरेक्शन में, तो हमने उन सबको एक साथ इंक्लूड कर दिया। इस रीजन को हम नाम देंगे डोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन। तो ये एक ऐसा वॉल्यूम है, एक ऐसा एरिया हो गया जिसमें वो तमाम एटम इंक्लूडेड हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। जैसे इनका भी सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, इनका भी सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, इनका भी सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, ऐसे इनका भी है, राइट।
तो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं और डिफरेंट डोमेन्स में बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूड होते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में लिया जाता है। अब हम जब इस तरह के मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, जब हम इस तरह के मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था पैरामैग्नेटिक की दो फैक्टर काम आएंगे। एक तो कि जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है और दूसरा टेम्परेचर का रोल क्या है। बिल्कुल सेम वही सीन चलेगा जो कि पैरामैग्नेटिक में था। अब यहां पर सीन क्या बनता है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, इनकी जो डोमेन्स है वो लॉस्ट होती चली जाती है। सपोज कीजिए कि यहां पर इन तमाम डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट अगर एक डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, तो अब ये दोनों डोमेन मर्ज हो गई हैं और इनका मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट अब काफी हद तक एक ही डायरेक्शन में आ चुका है। यानी अब एक दूसरे मर्ज हो गई, डोमेन का एरिया बढ़ गया, डोमेन मॉडिफाइड हो गई है। ठीक है, इस तरह से मैं ले रहा हूं। अब आप इंटेंसिटी और बढ़ाइए, और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये डोमेन का एरिया और बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे ये अलाइनमेंट बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ये अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता जा रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे जैसे आप उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक था उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, वो भी ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होता जा रहा है, वो भी ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। ऐसा तो पैरा में भी हो रहा था, फेरो में भी हो रहा है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस है। लेकिन इसके डिफरेंस के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, जिसको आप हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मैं उसका थोड़ा सा रिजल्ट आपको बता देता हूं कि पैरामैग्नेटिक में सीन ये बनता है कि जब आप थोड़ा सा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, थोड़ा और बढ़ाते हैं तो थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड कम कर दी तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो होता है बिल्कुल जीरो। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं हल्का सा, कि यहां मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं और मैं यहां पर देख रहा हूं कि उसमें मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब जीरो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही होता है, सब्सटेंस चाहे पैरा हो या फेरो हो। जब आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं अप्लाई की तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें नहीं है, जीरो है, कैंसिलेशन। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाता है। ये देखिए, बढ़ाई बढ़ गया, और बढ़ाई और बढ़ गया। अगर कम कर देंगे, ये देखिए, कम कर दूं तो ये कम हो जाएगा, कम कर दूं कम हो जाएगा, जीरो कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा। चलिए, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं, मैं बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, मैं इसको बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बस अब ये मैक्सिमम तक आ गई। यानी जितने भी डोमेन्स थे सबका अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में आ गया, सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, सैचुरेशन आ गया। कब आया? जब आपने बहुत ज्यादा अप्लाइड फील्ड की वैल्यू आपने बहुत ज्यादा कर दी थी। लेकिन अब सैचुरेशन का मतलब है अगर आप अब इस लिमिट से ज्यादा बढ़ाओगे तो अब उसमें और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, वो सैचुरेशन आ चुका है। अब देखिए यहां पर पैरा और फेरो में एक बहुत अच्छा डिफरेंस सामने आएगा आपके, कि अगर मैं रिवर्स कर दूं कि चलो यार यहां पर भी तो ऐसी था कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ गया, कम की तो कम हो गया। लेकिन जब मैं इसको बढ़ाता 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 मैक्सिमम तक ले गया तो वो सैचुरेशन अटेन हो गया। अब कहानी यहां पे क्लाइमैक्स में आती है कि जब आपने मटेरियल को बिल्कुल सैचुरेशन तक पहुंचा दिया और अब आपने कहा कि नहीं यार मैं तो दोबारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो करूंगा, तो वो उस रूट से वापस नहीं आता। जब आप एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को कम करना चाहते हैं तो मैग्नेटिज्म कम तो हो जाएगा, ये देखिए कम होने लगा, लेकिन दोस्तों वो एक रूट डिफरेंट लेने लग जाता है। अब जीरो मैग्नेटिक फील्ड पे उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये जो सब्सटेंस है जिसमें बढ़ाओ तो बढ़ गया, कम करो तो जीरो भी हो गया, ये होते हैं पैरा। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के आप सैचुरेशन तक ले गए, सैचुरेशन तक ले गए और फिर आप डिक्रीज करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ बच जाता है, वो सब्सटेंस होता है आपका
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी इसको और भी डिटेल में ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये हिस्टेरेसिस लूप में आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। चलिए, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन। एंड पैरा और फेरो में भी क्या डिफरेंस था वो भी हमने थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के बिहाफ पे भी थोड़ा सा समझा। इसको अगर आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हिस्टेरेसिस लूप पढ़ना पड़ेगा, किसी अच्छी बुक से आप इसको पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। तो फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें एक, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट हैं वो सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं और एक जबरदस्त मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। और अगर आप उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो भी कर दें तो भी इनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है। सो दे आर परमानेंट मैग्नेट, इस तरह के सब्सटेंस की बनाई जाती हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट बेसिकली इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जिनको आप परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं। तो इनके अंदर जितने भी टाइनी मैग्नेट्स थे वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मैग्नेटिक मोमेंट सबका ऐड हो गया, तो और वो बहुत ही खतरनाक एक मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। अब देखिए एंटी, एंटी यानी बिल्कुल अपोजिट, किसका अपोजिट? फेरोमैग्नेटिक का अपोजिट। ये कुछ इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो कुछ इस तरह के सब्सटेंस होते हैं। देखिए फेरो में तो 100% अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या होता है 50% एक डायरेक्शन में, 50% दूसरी डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या आ जाता है दोस्तों? जीरो आ जाता है। फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक में, जो कि फेरो के बिल्कुल अपोजिट है, कि फेरो में मैक्सिमम है तो इनमें बिल्कुल मिनिमम है, वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, बिकॉज 50%, हाफ ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड इन वन डायरेक्शन एंड 50% अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द नेट इफेक्ट इज जीरो। तो इस तरह के एग्जांपल हैं जैसे MnO मैग्नीज ऑक्साइड हो, Mn2O3 हो, MnO2 हो, these are the substance which belongs to this category anti ferromagnetic substance। ठीक है, फेरी, फेरी बेसिकली इन दोनों के बीच के हो जाते हैं। यहाँ तो 100% अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में है, यहाँ 50-50 का सीन होता है, यहाँ पे 60-40, 65-35, 75-35, यानी कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन नेट कैंसिलेशन नहीं हो पाता, नेट इफेक्ट जीरो नहीं हो पाता। देयर इज ए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, देयर इज ए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो फेरी, फेरी से हमें याद आता है फेराइट्स, जैसे ये होता है मैग्नेटाइट, दिस इज मैग्नेटाइट, तो इट इज वन ऑफ द फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहां पर Fe3 है, अगर Fe3 को रिप्लेस कर दे डाई पॉजिटिव से, जैसे MgFe2O4, दिस इज फेराइट। मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, मतलब कोई डाई पॉजिटिव टाइप का Fe2O4। तो ये जो हमारे फेराइट्स होते हैं ये जनरली फेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं, राइट। तो हमने देखा डायमैग्नेटिक में क्या है, ऑब्वियस है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वीकली अट्रैक्ट होता था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके अंदर से पास आउट नहीं हो पाती, या बहुत ही पुअर तरीके से इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। डायमैग्नेटिक में भी सेम था, लेकिन उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, तो ये वीकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बहुत अच्छी तरह से पास आउट होने देते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कैसे कैसे कैटेगरी। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कुछ हद तक हेटेरोजेन, बट होमो में काफी हद तक, कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन पैरा है कौन डाया है। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, डायमैग्नेटिक में आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पैरा में आपको देखना है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं होमो एटॉमिक में तो इट शुड बी डाया, और अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट शुड बी पैरा। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है 10 और 16 के रिस्पेक्ट में, 10 और 16 में, क्योंकि 10 और 16 क्या होते हैं, दोनों ही इवन नंबर है, तो वहां पे उल्टा कर दीजिएगा, पैरा हो जाएगा वो। अब जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे C2 है, तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 12 का मतलब ये इवन है, इवन का मतलब डायमैग्नेटिक हो गया, राइट।
जैसे आप Be2 ले लीजिए तो बेरिलियम 4 होता है, 4 2 8 हो गया, 8 का मतलब ये इवन हो गया, इवन का मतलब ये भी डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। N2 में 7 2 14, 14 का मतलब हो गया कि ये भी एक तरीके का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन गया। ऑक्सीजन A2 16, 16 में मैंने बोला कि 10 और 16 में सावधान होने की जरूरत है, ये है इवन लेकिन हम ऑड की तरह यानी कि पैरामैग्नेटिक के फॉर्म में इसको कंसीडर कर लेंगे। लाइक O2 प्लस कितना आ जाएगा 15, 15 का मतलब पैरामैग्नेटिक, O2 माइनस यानी कि 17 यानी कि पैरामैग्नेटिक, N2 माइनस यानी 15, 15 का मतलब पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड 6 प्लस 8 दैट इज 14, 14, 14, 14, 14 यानी कि डायमैग्नेटिक, NO यानी कि 7 और 8 15, 15 का मतलब पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली predict कर सकते हैं कि which one is going to be paramagnetic and diamagnetic. So ये this is the complete theoretical part of magnetic properties of solid. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता है कि ये वीडियो अगर हमारे काम का है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइबर पहले से हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने और फ्रेंड सर्कल में रिकमेंडेशन दीजिए। और अगर बाय चांस अगर आप आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, अचानक ही मैं आपके सजेस्टेड वीडियो में आ गया हूं और आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और जिम्मेदारियां जब बढ़ती है तो इंसान और फोकस होकर काम करता है और अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरित होता है। तो दोस्तों आप जितना ज्यादा सहयोग आपका मिलता जाएगा, मैं उतना ही बेहतर काम आप लोगों के लिए करता जाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।